भाइयों सीटेट तो निकलेगा अब आसानी से। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम कर रहे हैं सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 में 5th तक कंप्लीट करे थे। तो इस पार्ट 3 में हम 6 और 7 चैप्टर के नोट्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 6 चैप्टर है हमारा नए प्रश्न नए विचार। तो इसकी शुरुआत होती है बौद्ध धर्म से। शुरुआत में चैप्टर में बौद्ध धर्म के बारे में बताया हुआ है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये थे सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अगला पॉइंट है, इनका जन्म कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट, बुद्ध क्षेत्रीय थे तथा शाक्य नामक छोटे गण से संबंधित थे। तो इसमें इसी लाइन में कई सारे फैक्ट्स आए हुए हैं। पहला, बुद्ध कहाँ से बिलोंग करते थे? क्षेत्रीय थे। और शाक्य नामक छोटे गण, गण के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो गण मतलब कई लोग जब राज करते थे, तो एक वे बुद्ध शाक्य नामक छोटे गण से संबंधित थे। कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उन्होंने बोध गया बिहार में पीपल के नीचे तपस्या की तथा वहीं ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्हें पहली बार ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो वो हुआ बोध गया बिहार में। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में। और नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावती में। और मृत्यु हुई कुशीनगर में। तो दोस्तों बस आप इन वीडियो को देख जाइए पेपर 2 के सोशल साइंस के लिए। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इस वीडियो में से। नेक्स्ट, तृष्णा का अर्थ है, मतलब बुद्ध ने तृष्णा कहा, तृष्णा बताया। तो तृष्णा का क्या मतलब होता है? तो संतुष्ट ना होकर अधिक पाने की इच्छा। इसे आप लालच भी कह सकते हैं। तृष्णा का अर्थ है लालच। तो सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि बुद्ध के तृष्णा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा संतुष्ट ना होकर अधिक पाने की इच्छा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी? तो प्राकृत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद कब हुए? ये बुद्ध के उपदेश के समय से थोड़ा पहले हुए। मतलब जब बुद्ध ने उपदेश देना चालू करे उससे पहले हो चुके थे। और इसके और विशेषताएं उपनिषद के बारे में, यह उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। किसका हिस्सा थे गाइस? ये उत्तर वैदिक ग्रंथ का। और उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि उपनिषद से आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठना। और इनमें विद्यार्थी और अध्यापकों के वार्तालाप का संग्रह है। और ये भी पूछा जाता है कि उपनिषद में किन किन लोगों का वार्तालाप या संग्रह संग्रह है। तो इसमें क्या कौन कौन थे? विद्यार्थी और अध्यापकों। नेक्स्ट, इसकी अगली विशेषता है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले ब्राह्मण पुरुष व राजा होते थे। तो मतलब कोई क्षेत्रीय वगैरह नहीं होते थे और केवल ब्राह्मण और राजा होते थे, मतलब कोई शूद्र वगैरह नहीं होते थे। नेक्स्ट, बाद में इसका विकास शंकराचार्य ने किया। ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस कि उपनिषद का विकास बाद में किसने किया? तो किसने किया? शंकराचार्य ने। नेक्स्ट, जैन धर्म। अब इस चैप्टर में हमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बड़ी मेहनत से नोट्स से बनाकर लिखे हैं, तो चलिए देखते हैं। इनका नाम क्या था? वर्धमान महावीर। ये कौन से थे? ये 24वें तीर्थकर थे और अंतिम थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, वे वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षेत्रीय राजकुमार थे।
तो उनका संघ कौन सा था? वज्जी। नेक्स्ट, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया। नेक्स्ट, उनकी शिक्षाएं क्या थी? उनका कहना था, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। तो जैन धर्म में महावीर क्या कहते थे कि स्त्री या पुरुष को मोक्ष तभी मिल सकता है जब वह अपना घर छोड़ दे। तो ये जैन धर्म में ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट था कि घर छोड़ देना। और भाषा इनकी भी प्राकृत थी। और व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन अधिक किया। किसने किया? तो क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म का अधिकतर समर्थन किसने किया? तो सबसे ज़्यादा किया व्यापारियों ने। नेक्स्ट, पॉइंट है हमारा, जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ये भी हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है कि जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई? तो गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। नेक्स्ट हमारा विनय पिटक। ये क्या होता था? ये बुद्ध के द्वारा बनाए गए 3 पिटक थे। तो इसमें से इस एनसीईआरटी में हमारे इस चैप्टर में विनय पिटक के बारे में दिया हुआ है। तो इसका पॉइंट है, बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए नियमों का उल्लेख। तो इसमें इसमें क्वेश्चन आता है कि विनय पिटक में क्या था? बौद्ध भिक्षुओं के नियम या फिर वार्तालाप या फिर एक्सेट्रा। तो आंसर आएगा हमारा इनमें नियम, भिक्षुओं के बनाए गए नियम है विनय पिटक में। नेक्स्ट, विहार। विहार क्या होते थे? यह एक प्रकार का शरण स्थल था। नेक्स्ट, आरंभिक विहार लकड़ी से बने होते थे, बाद में इनका निर्माण पहाड़ खोदकर कर दिया गया। तो इसमें 2 पॉइंट हैं कि जब जैन धर्मों के लिए रहने की जगह होती थी विहार, और पहले लकड़ियों से बनाया जाता था, फिर धीरे धीरे ज़रूरत और बढ़ती गई तो उन्होंने पहाड़ को खोदकर विहार बनाने शुरू कर दिए। वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ पूछा जाता है पेपर में, तो इसका अर्थ है जंगल में रहकर साधना करना। हम अब अगला चैप्टर शुरू होता है हमारा 7 चैप्टर, अशोक एक अनोखा सम्राट। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। शासन कब हुआ था उसका? 261 ईसा पूर्व। तो हम पहले देख लेते हैं अशोक से पहले कौन था। तो चंद्रगुप्त था, फिर चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का अशोक, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो क्वेश्चन आता है कि अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार। अशोक के शासनकाल में प्रमुख नगर। तो अशोक के शासनकाल में 3 प्रमुख नगरों का उल्लेख किया गया है। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन, और तीसरा तक्षशिला। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो एनसीईआरटी में दिया गया है जानते हैं। पहला, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो तक्षशिला किसको जोड़ता था? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया को। नेक्स्ट, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत को जाने वाला रास्ते में पड़ता था। तो उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये बीच में पड़ता था उत्तर भारत से, यहाँ मान लो उज्जैन है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में पड़ता था। नेक्स्ट, साम्राज्य का प्रशासन। पाटलिपुत्र और इसके आसपास। तो पाटलिपुत्र कहाँ था? पाटलिपुत्र और इसके आसपास मतलब साम्राज्य का प्रशासन। तो साम्राज्य का प्रशासन पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो साम्राज्य कैसे चलता था? उसका सीधा नियंत्रण था, और उसने अपने अधिकारी छोड़ रखे थे अशोक ने पाटलिपुत्र और इसके आसपास। नेक्स्ट, अब अशोक के बारे में बताया गया है, अशोक एक अनोखा सम्राट। ये टॉपिक है हमारा इसमें एनसीईआरटी में। पहला पॉइंट है, अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो क्वेश्चन आता है हमारा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने
अभिलेखों द्वारा जनता को से संपर्क करने की कोशिश की, तो आंसर रहेगा हमारा अशोक। नेक्स्ट, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। तो क्वेश्चन आता है हमारा कि अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में दिए गए ज़्यादातर, तो हमारा प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। ये फैक्ट्स हैं सर, आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब बताते हैं अशोक का धर्म। अशोक का धम्म, तो अशोक ने धम्म की शुरुआत कब करी? ये जब उसने कलिंग युद्ध जीता था, उसमें बहुत जनसंहार हुआ था, तो उसके बाद अशोक ने धम्म का स्टार्ट किया। तो धम्म के बारे में जानते हैं। धम्म संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि धर्म से निकला हुआ है। ये हिंदी के धर्म से निकला हुआ है धम्म। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें पूजा की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यह बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। तो धम्म किससे उपदेशों से प्रेरित था? बुद्ध से। और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया हुआ था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म ही अपनाया हुआ था। नेक्स्ट, धम्म महामात धम्म का प्रचार करते थे। मतलब धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किन्हें रखा हुआ था, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था धम्म महामात। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि क्वेश्चन आता है कि अशोक ने धर्म का प्रचार करने वाले किन अधिकारियों को रखा? तो उनका नाम था धम्म महामात। नेक्स्ट, तो ये था हमारा 6 और 7 चैप्टर के नोट्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आप इनकी मदद से अपना सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि इन नोट्स के अलावा सीटेट में बाहर कुछ नहीं आने का। अगर आप इन नोट्स को पढ़कर चले गए तो समझ लेना कि आपके सोशल साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।